खुद की तलाश है अभी कि मुझे करना क्या। अभी भी तलाश ही कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि खोजते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, तो मैं सीख रहा हूँ। अब जिसकी फिल्म देख करके आप बड़े होते हैं और उनके साथ काम करते हैं तो एक सपना ही जैसा लगता है। कास्टिंग वाले ने बोला कि देखो ऑडिशन देके भूल जाना चाहिए कि तुमने ऑडिशन दिया है। दरअसल वो सीन किसी और को मिल चुका था मेरा ही सीन, पर वो वहाँ शूट पे किसी और को मिल गया। तो फिर जयदीप अलाव सर आ गए, आने के बाद वो पूछते हैं दिखा के, मैं 1 मिनट के लिए उनको देख ही रहा हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज को सीखूंगा, इतना सीख जाऊंगा सब कुछ। सर मेरा भी एडमिशन ले लीजिए ना, क्लास फुल है अगले साल आना। सर हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे, अगले साल आना फिर से मेहनत करके आओ। और वो एक लड़का है जो सुपर 30 के इस किरदार में ऋतिक रोशन के पांव को छू के इस क्लास से बाहर चला जाता है और फिर नजर आता है बसंती नो डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। लड़के का नाम है अज्जू और वो लड़का बिहार का है। मैं रितेश ठाकुर एक बार फिर से मैं बिहार हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर बिहार की बात लेकर आप सभी के साथ हाजिर हूँ। गेस्ट, जी हाँ, आज हमारे गेस्ट है वो एक लड़का जो एक्टिंग के लिए ही बना है। नाम आप सभी से मुखातिब कराता हूँ सुपर 30 के अज्जू से। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। अज्जू वो कैरेक्टर है लेकिन नाम है मनीष। मनीष जो है, मैं आपको बता दूं कल से मैं इनके साथ हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनसे आज वार्तालाप कर रहा हूं, आप तक इनकी बात पहुंचाने आया हूं। क्योंकि एक लड़का जो बिहार में बक्सर के पास एक गांव में जन्म होता है, वहां के रहने वाले हैं, और फिर वहां से माया नगरी मुंबई तक का सफ़र, और अब लोग इन्हें कॉन्टैक्ट्स करते हैं। सुपर 30 तो एक वानगी है, आगे बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बतानी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मनीष, और बताइए आप पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। हम जितनी बातें करेंगे उससे बेहतर है कि आप बताइए। लेकिन ऋतिक रोशन पहली फिल्म, हाथ पैर नहीं कांपे क्या? थैंक यू रितेश सर, आपने मुझे मौका दिया। तो ऋतिक सर, अब जिसकी फिल्म देख करके आप बड़े होते हैं और उनके साथ काम करते हैं तो एक सपना ही जैसा लगता है। और वो सपना ही था। सपना हकीकत जैसा हुआ। तो शुरुआत हुई थी मेरी थिएटर से ही। अच्छा। बचपन से मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था, मतलब अपनी बातें रख नहीं पाता था सही तरीके से। तो बहुत दिक्कत भी होते थे घर में, मतलब अपनी मम्मी पापा से ही बात नहीं कर पाता था अच्छे से। और स्कूल में जाता था तो स्कूल में ज्यादा बातें हो नहीं पाती थी मेरी। तो बहुत सारे लोग जब टीचर पूछते थे कि ये बताओ कि बड़े होके क्या बनना है, सब लोग कुछ बता पाते थे, मैं तो बता ही नहीं पाता था। अच्छा। तो एक बार बिहार दिवस पटना में 2010 में मैं देखने गया था। तो उस समय मेरे उम्र के बच्चों को मैंने देखा परफॉर्मेंस करते हुए, अभिनय करते हुए। तो ये देख करके लगा कितना आत्मविश्वास के साथ ये कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस देख करके मुझे लगा कि अब मुझे मिल गया है कि मुझे करना क्या है। और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं एक्टिंग सीखूंगा। ये एक माध्यम है जिसके जरिए मैं अपनी बात रख सकता हूँ। अच्छा। और फिर क्या, फिर जर्नी स्टार्ट हुई और लगातार थिएटर 2010 से कंटिन्यूअसली आज तक कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ और आपके सामने हूँ। 2010 में ये कारवां शुरू हुआ और अभी हम लोग 2025, 15 सालों का जो दरमियानी वक्त बीता, इसमें पाताल लोक एक इतना पॉपुलर वेब सीरीज है, उसमें भाई साहब ने एक्टिंग की। सुपर 30, गुंजा, ना जाने कितने ड्रामा परफॉर्मेंस कर डाले। कहाँ जाना चाह रहे हो भाई? खुद की तलाश है अभी कि मुझे करना क्या। अभी भी तलाश ही कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि खोजते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, तो मैं सीख रहा हूँ। पाताल लोक हुआ यूं कि कास्टिंग चल रही थी, कास्टिंग वे के तरफ से आए थे लोग पटना में। तो अभी वेब सीरीज का लॉकडाउन के बाद दौर चला, तो मैंने कहा कि चलो देता हूँ ऑडिशन दिया। फिर 4-5 महीने बाद कास्टिंग वाले ने बोला कि देखो ऑडिशन देके भूल जाना चाहिए कि तुमने ऑडिशन दिया है। अच्छा। तो ये याद नहीं रखना चाहिए। तो मैं भूल गया था। फिर अचानक एक कॉल आया कि अब तुम्हारा पाताल लोक में सिलेक्शन हो चुका है, नागालैंड आना है। अच्छा। मैंने कहा नागालैंड जाना है, चलो सुपर 30 में तो टीम थे पटना से जा रहे हैं, नागालैंड जाएंगे, अकेले जाना है, कैसे होगा।
पर इस बात की खुशी थी कि चलो सिलेक्शन मेरा हुआ, और डर भी था कि कैसे जाएंगे, कहीं कुछ हो ना जाए, मम्मी पापा को बताए तो वो लोग, मैं मम्मी थोड़े सी कहे कि ठीक है कैसे जाओगे, कैसे क्या होगा, फिर ज्यादा बातें करते तो ज्यादा दिक्कत होता। मैंने तय किया चलो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, बिल्कुल चलते हैं। फिर क्या था, वो उन्होंने बोला कल जाना है, अचानक कहते कि नहीं आज ही निकलना है। फिर जैसे तैसे तैयारी किया मैं, जो सामान था मेरे पास लेके निकल गया और पहुंच गया सेट पे नागालैंड। वहां पहुंचने के बाद फिर मुझे स्क्रिप्ट मिली, और अब जैसा कि आपने देखा है पताल लोक सीजन 2 में एक मेरा तीसरे एपिसोड में है, जयदीप पलाव सर आते हैं और पूछते हैं कि इसे देखा करके। तो वो सीन में दरअसल हुआ ये था कि वो सीन मेरा नहीं था, दरअसल वो सीन किसी और को मिल चुका था मेरा ही सीन, पर वो वहां शूट पे किसी और को मिल गया था। अब मैं परेशान हो गया, पटना से मैं वहां जा रहा हूँ और वो सीन कोई और कर रहा है, तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ कि यार मैं पटना से आकर के ये कोई और करेगा तो सही नहीं है। तो मैंने बात किया कि मैम देखिए ये तो मुझे मिला है और ये कोई और कर रहा है। तो वो असिस्टेंट से फिर बाकी लोगों से बात हुई, तो फिर बोला कि अच्छा ये, तो फिर मुझे वो सीन दिया गया और मैं परेशान था कि यार कैसे कैसे हो जाता है, एक तो रोल मेरा है और कोई और बैठ जाता है। तो हुआ यूं कि फिर जयदीप पलाव सर आ गए, आने के बाद वो पूछते हैं दिखा के, मैं 1 मिनट के लिए उनको देख ही रहा हूँ, कहते मतलब इतना इन्वॉल्व हो गया उनकी एक्टिंग में, मैं भूल गया। फिर बोला कि तेरा डायलॉग है। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रहा सर एक चांस और। तो फिर मैं दूसरी बार जब मैंने किया तो लाउड हो गया, एकदम लाउड हो गया, मतलब ज्यादा। तो उन्होंने बोला नहीं लाउड नहीं करने का, आराम से करो, डरो मत, क्या कोई प्रॉब्लम। मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि मेरा डायलॉग चला गया उधर। फिर मैं शांत हुआ और जयदीप पलाव सर बातचीत किए, कंफर्टेबल होने के बाद वो सीन जब मैंने किया तीसरे टेक में फाइनल हो गया। और फिर मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं वो सीन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें भी होती हैं। पर जैसी पता लोग आया, जब मैंने तो देखा, अभी तक नहीं देखा है, लोगों ने मुझे क्लिप भेजा तो मैं देखा कि अच्छा लगा। लोग कह रहे ये तुम ही हो ना, तो मैं कहता हूँ हाँ, अब पहचान, अब लग रहा है कि हाँ चलो। सच बात है, क्योंकि स्ट्रगल ऐसे ही शुरू होती है। बड़े बड़े कलाकारों की स्ट्रगल्स, जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं, आप उन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसे छोटे छोटे किरदार में होते हैं। और हमारे यहाँ के अभी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनकी अगर आप सबसे पहली फिल्मों के कुछ क्लिप्स देखोगे, आपको याद भी नहीं होगा कि अरे ये त्रिपाठी साहब हैं। रन सिनेमा में पंकज त्रिपाठी बस के नीचे एक छोटा सा क्लिप है वो कौवा बिरयानी के टाइप में, हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन आज पंकज त्रिपाठी इतने बड़े स्टार हैं और अब हम उस क्लिप को देखते हैं तो वी कैन रिलेट कि कहाँ से स्ट्रगल शुरू होती है। और ऐसे अच्छे, और इनको तो पहला ही जो मौका मिला इतना ग्रैंड, और इनका तो बहुत रोल था उसमें, ऐसा नहीं था कि छोटा सा, एक तो बहुत एक गाना पूरा वो स्टेज, वो पटना में ही शूट हुआ था क्या? नहीं, वो शूट तो मुंबई में हुआ है। मुंबई में चांदीवली स्टूडियो है, अच्छा। तो वहाँ पूरा सेट बनाया गया था पटना जैसा, और वहीं शूट हुई थी। तो वो कितने दिन में गाना शूट हुआ? वो लगभग 4 से 5 दिनों में। वो बसंती नो डांस सॉन्ग है जिसमें गब्बर का रोल में आप बिल्कुल करके दिखाता हूँ। तो जैसे सर आपने बोला ये बात कि तुरंत उतना बड़ा मिला, नहीं सर, इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल है। 2010 में जब मैंने ज्वाइन किया था थिएटर, तो मुझे उसमें कोरस, पटना में थिएटर को लेकर अभी चिल्ड्रन थिएटर से स्टार्ट किया था मैंने जर्नी, तो कुछ वैसा था नहीं। तो पहले कोरस के रूप में मुझे, जैसे जहाँ हो रहा है परफॉर्मेंस, तो उसके पहले रिहर्सल होता था, तो स्पेस को साफ करना, झाड़ू लगा देना, स्पेस को प्लेटफॉर्म लगाना जहाँ रिहर्सल होगा। फिर कई बार पुराने जो स्टूडेंट थे उनको मिलते थे डायलॉग्स, मैं तो नहीं, मुझे मिल पाते थे। एक तो अंदर से ये भी डर लगा रहता था कि मैं सांवला हूँ, दांत निकले हुए हैं, रोल मिलेगा नहीं, इस तरह के परसेप्शन मेरे लोगों ने डाल दिया था बचपन से ही, उस तरह की चीजें थी। तो वो मिलते नहीं थे, और कई बार मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार उसको मिल जा रहा है, उसको मिल जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं ये भी सोचता था कि मेरी पढ़ाई शायद उस तरह से नहीं हुई है, इसलिए भी है क्या। तो 2-3 साल तक मुझे रोल मिला ही नहीं है, मतलब कोरस ही ज्यादातर रहा। अभी मिल भी रहा है तो कोई नहीं आया तो उसकी जगह मैं प्रॉम्प्ट करता था। तो धीरे धीरे मतलब 2010, 11, 12 ऐसे करते करते 2017 में मुझे मौका ऐसे बेसिकली मिला ही है। उसके पहले मैं बता दूं कि 2015 में गुंजा फिल्म आई थी, शॉर्ट फिल्म, जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था। FTII के लोगों ने बनाया था उसे, मृणाल देव थे उनके डायरेक्टर। तो वो फिल्म जब कास्टिंग के लिए लोग पटना आए थे, किलकारी एक संस्था है वहां पर, तो मैं भी वहां थिएटर करता था। तो मेरा मन था कि फिल्म में जाऊं, पर देखूं, एक्सपीरियंस लूं।
पर होता क्या था कि थिएटर में ये हो जाता है, लाउड एक्टिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, बहुत जोर से, और बिल्कुल धीरे नहीं बोल सकते हैं आप। और ये भी था कि मैं बहुत स्पीड बोलता था, अच्छा। तो कई मौका मिलता नहीं था। तो मैंने ऐसे बोला कि मृणाल सर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। बोला भाई तेरा तो कोई काम नहीं है। मैंने कहा कि सर मैं कोई भी काम दे दीजिएगा मुझे, मैं करूंगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, हो सके तो जो कहिएगा वो करेंगे। बोला कि ठीक है चल। तो स्पोर्ट बॉय के रूप में मुझे ले गया। स्पोर्ट बॉय तो जानते हैं कि पानी चानी और पानी हो या फिर कुछ भी करने के लिए मिलेगा। वहां जाने के बाद कभी कैमरा पकड़ लेता, मेरा शौक रहता था कैमरा पकड़ के स्टिल फोटोग्राफी कर लेता था कि ये सामान ऐसे रखे हुए थे, इसको मैं ऐसे फोटो क्लिक कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ताकि फिर धीरे धीरे पता चला कि ये कंटिन्यूटी फोटोग्राफर का भी काम होता है। तो वो मुझे वह काम मिला, सेट दोबारा सेम लगाना होता है। बिल्कुल। उसी दौरान हुआ क्या कि एक व्यक्ति को जो रोल मिला था, चाचा का कैरेक्टर था, वो भाग गया। अच्छा, कैमरा ऑन होते वो नहीं कर पाया। वो बोला इधर आ, डायरेक्टर सर बोल रहे हैं इधर आ, तू कर। और मैं खुशी तो थी अंदर से कि चलो मौका मिला है, परंतु डर ये था कि कैमरा देखने के बाद हेजिटेशन और वो हो जाता है ना, ओवर कॉन्शियस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देख करके कैमरा मैं भी डर गया। फिर मैंने कहा यार मैं तो इतना साल थिएटर किया है ना, मैंने 5 साल किया तो कर लूंगा। फिर कैमरा हुआ, इतना स्पीड में डायलॉग्स बोले पहली बार में, बोले इतना जल्द फास्ट नहीं बोलना है, समझ के और अच्छे से बोलना है। दूसरा टेक भी बहुत थोड़ा सा कम हुआ। बोला तुम कर सकता है, बस तू आराम से बोल। तो जब वो सीन हम तीसरा बार में बोले किए तो वो बहुत अच्छे से हुआ। और उन्होंने मुझे समझाया, मृणाल भैया ने, भैया कहता था मैं, तो देख तू एक्टर बहुत अच्छा है, बस तू अगर एक्टिंग से कहीं कोर्स करेगा ना और वैसा सर्कल में रहेगा तो अच्छा करेगा, तेरे अंदर वो चीजें है, स्पार्क है, और तू डेडिकेशन भी तेरा दिखता है उन चीजों में। तो स्पोर्ट्स बॉय के रूप में आया, फोटोग्राफी भी कर रहा है, इधर असिस्टेंट भी सीख रहा है, और ये मैनेजिंग भी कर रहा है, तो बढ़िया है। तो वो मेरा स्ट्रगल वहां आया 2015 में। और उसके बाद इस दौरान में कई मेरे जो जूनियर्स थे जहां मैं सीखता था किलकारी में, वहां बहुत सारे जूनियर्स को मैं सिखाता भी था। अपने जूनियर्स में जैसे अभी गणपत आई फिल्म, बिल्कुल, उसमें मेरा स्टूडेंट है अमृत, उसको मैंने सिखाया था उस दौरान। और खजूर है जो कपिल शर्मा में देखा होगा, छोटा सा, हाँ। तो जामतारा में वो उसका मैंने वीडियो बना करके उसको बताता था। तो ऐसे बहुत लोगों को सिखाता था। पर आप सिखा रहे हैं और खुद नहीं कर रहे तो लोग आपको जज नहीं करते। बिल्कुल। तो फिर कहते हैं ना कि करता थोड़ा सा वो मन में रहता था कि मैं सिखाता रहूं, पर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो कुछ नहीं। लोग ऐसे सीख करके फिर वो करते हैं, चलो ठीक है। तो मुझे लगता है कि नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा। पर 2017 में मौका मिला मुझे सुपर 30 का। और आपको एक बता दूं खास बात कि सुपर 30 में भी रोल मेरा नहीं था फाइनल। अच्छा, वो रोल मेरा नहीं था। सुपर 30 में जो अज्जू का कैरेक्टर है, दरअसल उस सुपर 30 में 18,000 लोगों का ऑडिशन हुआ था। जून से स्टार्ट हुआ था ऑडिशन और दिसंबर में जाके फाइनल हुआ है। 6 महीना, और हर एक महीने पे 2 बार 3 बार मतलब ऑडिशन हो जाते थे। 18-19 ऑडिशन मुझे लगता है कि हुआ है। कहाँ हो रहे थे ये ऑडिशन? कभी पटना में हो रहे हैं, कभी झारखंड में हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और जगह पे होते थे। पटना में ज्यादातर 12-13 बार हुआ है। अच्छा। तो उस ऑडिशन में मैं भाग लेता था। तो 500 लोगों ने ऑडिशन दिया, उसमें से 100 लोग सेलेक्ट हुए। तो मैंने कहा गया तो गया, परंतु आ जाता था चलो 100 में 45 में से करते करते पूरे 18,000 में सिर्फ 31 लोग का सिलेक्शन हुआ था। उस सिलेक्शन होने के बाद जब मुंबई टीम गई थी तो उसमें मैं भी रोल नहीं था, उसमें भी मैं कोरस में था। अच्छा। हुआ ये कि उनको वो पसंद नहीं आ रहा था, वो कैरेक्टर 1 नंबर से वो डायलॉग्स नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं इतने साल सीखा हूँ, ये जितने सारे लोग हैं उनसे ज्यादा मैं कंटिन्यूअसली थिएटर में अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ इसमें लगा हूँ लगातार 2010 से अभी तक हूँ, 2017 तक। तो मैं कर सकता हूँ। तो विश्वास था, पर कोई पुश करने वाला जो व्यक्ति होता है ना कि तुम कर सकते हो। हाँ, तो वो उसमें असिस्टेंट थे नदीम शाह, उन्होंने कहा खड़ा हो। तो उन्होंने बात किया, क्रिएटिव डायरेक्टर चैताली मैम थी, चलो तुम करके दिखाओ, कर सकते हो? मैंने कहा हाँ देखता हूँ। तो मैंने कहा सर स्क्रिप्ट तुम्हें याद नहीं है, सीन समझ में आ गया ना? मैंने कहा हाँ सर एक बार और बता दीजिए। तो उन्होंने समझाया, और जब मैंने वो डायलॉग्स बोला है, सर हमको भी क्लास में ले लीजिए ना सर, वो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट है। और वो मैंने इतना रियल किया उस समय, मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कैसे कर गया, और बहुत अच्छा लगा। यानी कल शूट है, आज मैं फाइनल हो गया कि ये मैं करूंगा, और फिर वो मुझे रोल मिला फाइनली। ये पूरा सुपर 30 में जो भी रोल मिला है वो मतलब वो मुझे करते करते किसी ने पुश किया, या फिर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तब जाके वो मिला है। जैसे गब्बर का रोल है, वो भी मुझे वैसे ही मिला है। अज्जू और गब्बर सेम फिल्म।
आप एक्टर यही तो है, आप पहचान नहीं पाते। और इतनी जो संघर्ष की जितनी भी कहानी है, और सबके संघर्ष होते हैं। इन्होंने ज़्यादा किया, क्योंकि हम एक ऐसे प्रांत में हैं जहाँ पे फिल्मों को लेकर विशेष तौर पर अच्छी फिल्मों बनाने के लिए बहुत कम अभी प्रोस्पेक्ट हैं। आने वाले दिनों में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पे ये लगातार थिएटर से जुड़े रहे, और इन्हीं सब के कारण इनके परिवार के लोगों को ये उस रंगीन बॉलीवुड की रंगीन दुनिया तक ले जा पाए, दिखा पाए। एक बातचीत के दरमियान पता चला कि अपनी मम्मी को भी ऋतिक रोशन से मिलवाने ले गए। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? हाँ मतलब बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस। तो माँ को आप जिन्होंने आपको इस फील्ड में लाया है और वो आपको हमेशा हमेशा खड़ी रहती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें ले जाए। मतलब मेरे घर में थिएटर को लेकर के जब आज तक हम इस फील्ड में, मेरे फैमिली कोई है ही नहीं। हाँ। और ऊपर से मैं ही एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो अभी पीएचडी में भी भाई एडमिशन ले लिया है और शुरू कर दी है। पढ़ाई जारी है इनकी, एक्टिंग भी जारी है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी की बात कर रहे थे। हाँ, तो जब ले गए आप? हाँ, दरअसल मम्मी का कहना था कि तुम जा रहे हो मुंबई, कहीं भटक जाओगे, कहीं कुछ हो जाएगा। बहुत तरह की मन में होते हैं लेकर के अपने यहाँ सभी। हाँ, तो मैंने कहा कि एक काम करो, सब लोग जा ही रहे हैं, तुम भी चलो मुंबई, साथ कुछ घूमना फिरना। तो मैंने भी बात किया, बाकी हम लोगों ने बात किया कि अपनी माँ को लेके जाएंगे मुंबई। और सारे लोग जितने मेरे सर्कल के थे सब अपनी माँ को लेकर गए मुंबई, और एक साथ मम्मियों का ग्रुप, हमारा ग्रुप। ऐसा लग रहा था कि अब आज तक जीवन में जिस फैमिली से आते हैं उसमें ऐसा घूमने फिरने इस तरह की आजादी नहीं मिलता है ना। और मम्मी आज तक पटना नहीं घूमी है, सोचे उनको मुंबई ले जा करके फिल्म इंडस्ट्री दिखाना और लोगों से मिलाना। कहते हैं ना कि वो एक अद्भुत ही अनुभव है, वो आप फीलिंग्स महसूस कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। मतलब कह सकते मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मम्मी खुश हुई। उनको लगा कि हाँ ये इस फील्ड में कुछ कर रहा है। जब उनको मैंने मिलाया, ऋतिक सर को देखो गणेशाचार्य सर जिनको देख रहे हैं, तो वो बहुत खुश है। अच्छा बढ़िया, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऋतिक रोशन को तो पूरी दुनिया पसंद करती है, क्योंकि वो इतने अच्छे गुड लुकिंग है, सच और बहुत अच्छे इंसान है वो। बिल्कुल। तो इनका तो अपना पर्सनल निजी अनुभव, लेकिन हम लोग जहाँ पढ़ते हैं उनके बारे में जो सुनते हैं, अच्छे व्यक्तित्व और अच्छा इंसान जब स्क्रीन पे काम करता है तो अच्छा लगता है। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे। आने वाले जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं इससे पहले एक और बात बता दूं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की इन्होंने की, राष्ट्रीय स्तर का बाल श्री पुरस्कार, राजकीय स्तर का बाल श्री पुरस्कार, कितने पुरस्कार मिल रहे भाई? अरे दरअसल क्या था ना कि मैं बता दूं कि मेरे स्कूल में ये सब चीज था नहीं। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई स्टार्ट की थी, घर में कुछ दिक्कतें आ गई, प्राइवेट से सीधे। तो मेरे मन में ये था ना कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज को सीखूंगा, इतना सीख जाऊंगा सब कुछ, ताकि मैं फ्यूचर में अगर कोई कुछ करना हो या बताना हो तो मैं बता पाऊं। ये मेरे अंदर में था कि मैं, जैसे मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मुझे आनी चाहिए, मुझे पेंटिंग करनी है तो मुझे इतनी जानकारी हो कि मैं तो बना लूं, सब कुछ सीख लूं। ये मन में भूख होती थी मेरी। तो क्या होता कि जब मैं किलकारी ज्वाइन किया था उस समय ये एक छत के नीचे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी, तो मैं सब में भाग लेता था एनर्जी के साथ, बिना खाए पिए रिहर्सल कर रहा हूँ, एक्टिंग सीख रहा हूँ, कभी पेंटिंग, ये सब में भाग लेता रहता था। तो मेरे अंदर ये था ना कि एक्टिंग से क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मुझे पता लगाने की कोशिश करता रहता था। तो उस दौरान उस समय होता था बिहार बाल श्री सम्मान। अच्छा। ये बिहार बाल श्री सम्मान जो है ना, क्रिएटिव परफॉर्मेंस आर्ट को लेकर के चलता था। उसमें डांस, म्यूजिक और थिएटर, इन तीनों के बच्चे, गिटार, तबला वादक, ये सब बच्चे, इसमें से एक सिलेक्ट होता था। अच्छा। पूरे स्टेट में करवाया गया, 2 दिनों का कंपटीशन होता था। 2011 में मैंने डाला, परंतु वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत अफसोस किया, पर मुझे ये था कि मैं जीतूंगा, ये मुझे डिसाइड था कि अगले साल मैं जीतूंगा। इसलिए मैं लगातार 2000 जिस दिन से फेल हुआ उस दिन से मैं डेली रूटीन में अपना डायरी में लिखता था कि आज मैंने ये सीखा, मैंने आज ये सीखा, ये डेवलप करना है। और 2012 में जाकर के मैंने स्टेट बालश्री जीता। स्टेट बालश्री जीतने के बाद फिर मुझे 2013 में इस जोनल बालश्री के लिए पार्टिसिपेट किया। फिर 2013 में मैंने इस जोनल बालश्री जीता। 2014 में नेशनल बालश्री के लिए पार्टिसिपेट किया। फिर 2014 में नेशनल बालश्री जीता। फिर 2015 में माँ को लेकर के विज्ञान भवन में एचआरडी मिनिस्टर थी उस समय स्मृति ईरानी मैम, तो उनके द्वारा मुझे और माँ को ये सम्मान मिला। फिर मुझे स्कॉलरशिप थिएटर में मिलने लगे। वो मैं बात कर रहा था, स्कॉलरशिप भी मिला है इन्हें
हाँ, थिएटर में अभी 2 साल आपको मिला है। हाँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का वो 2 साल का थिएटर फील्ड में स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें आप थिएटर 19 से 21। हाँ, 19 से 21 में मुझे मिला है। तो उस फील्ड के लिए मुझे मिला था, जिसकी वजह पे मैंने उस पैसे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एमए किया, उसको लगा करके उसको मैंने सीखा, फिर एमए किया, तो अच्छी जगह यूज हो गया वो पैसा। हाँ, सही बात है। और सही है, ऐसी मदद मिलती है सरकारी संस्थाओं से तो बहुत मतलब उत्साह बढ़ता है, और अच्छे कलाकारों को और अच्छे आर्टिस्ट को मदद देनी चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चलाती हैं इंडिपेंडेंट कई सारी स्कीम्स, और सरकारें भी चलाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सही जगह पे वो पहुंच जाए तो फिर आपको जो फल देखने को मिलता है, वो मनीष जी जैसे फल हम सभी को देखने को मिलते हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, और अच्छा सब कुछ चल रहा है, और उम्मीद करते हैं हम कि आने वाले दिनों में कुछ नया प्रोजेक्ट दोगे। हाँ, उम्मीद तो है सर कि अच्छा हो, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा यहाँ से निकल के थोड़ा बाहर जाऊं और एक्सप्लोर करूं, तो मैं कोशिश में लगा हूं, भविष्य में अच्छे प्रोजेक्ट आए, लगा रहना चाहिए, आए या ना आए तो अलग बात है। हाँ, ये तो अलग बात है, तो लगा हूं, लगे हुए हैं। क्या है नेक्स्ट, अगर शेयर कर पाओ तो, अगर कोई डिस्क्लोजर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उतना तो बता ही सकता हूँ सर कि एक कठपुतली मैंने सीखा है 2010 में। थिएटर के अलावा भी मैंने अलग अलग चीजें सीखी हुई है। तो धागा कठपुतली, राजस्थान धागा कठपुतली, मैं अभी बिहार में बहुत कम लोग हैं, मतलब गिन चुन के आप 1-2 मिलेंगे, उसमें मैं हूँ। अच्छा, जिसमें मुझे आती है धागा कठपुतली, फिंगर्स वाली 10 उंगली में लगा के करते हैं। तो उसके लिए एक फैज शॉर्ट फिल्म बन रही है, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया और बातचीत हुई, तो उसमें एक पपेटियर का मैं एक रोल कर रहा हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है, और यही अलग अलग चीजें सीखने का जो ये भूख है ना इनके भीतर, ये इनको आगे लेकर जा रहा है, और जितना भी बात करते हैं मजा ही आता है, क्योंकि एनर्जी लेवल इतनी अच्छी है, इनके आसपास का ऑरा इतना अच्छा है। आई रियली विश कि ऐसे ही बने रहो, और ऐसे बने रहने में फायदा है। नहीं, बिल्कुल फायदा है सर। जैसे क्या है ना कि आप जिस जगह पे जाते हैं और उस जगह को अगर चार्ज कर देते हैं ना, तो सुनने वाला व्यक्ति को भी लगता है कि इसमें कुछ तो है। थके हुए तो बहुत लोग हैं, पर हम थिएटर करते हैं ना, थिएटर में ये सीखते हैं ना, थके हुए भी हो तो ही परफॉर्मेंस करना है, सो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए शो करना है। वो ताकत वहीं से आती है। बिल्कुल, कि हम वो एनर्जी रहता है कि हाँ, हम कुछ भी हो, भूखे प्यास कुछ भी हो, होने के बाद परफॉर्मेंस करेंगे अच्छा। यानी ये भी मेरा ये जो हम बात करें, एक मेरा परफॉर्मेंस ही है। तो ये परफॉर्मेंस भी कहीं भी जाओ तो अपने आप को ये दिखाओ कि हाँ हम हैं, तो तभी होगा जब आप में एनर्जी होगा। एनर्जी सब कुछ बोलती है, बिना एनर्जी के तो फिर मृत्यु हुई। एग्जैक्टली, पूरा ब्रह्मांड का सोर्स ही एनर्जी है वहां से। और जिस राज्य में हम लोग हैं, जिस प्रांत में हम लोग हैं मनीष, वहाँ पर आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी तो अब 15 साल आपने देखा है, अभी कितना बदलाव हुआ है, और क्या बदलाव आप एज ए आर्टिस्ट चाहते हैं और हो? हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है ना कि हम 15 साल मेरा बीता, फिर भी लगता है कि बहुत कुछ हो गया। नहीं, 15 साल में बहुत कुछ होना चाहिए था। जो 1-2 साल में जो बच्चे कर पा रहे हैं, वो मेरा 15 साल लगा ये सब करने में। आज लोग 1 साल में सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट, मैं जानता हूँ मुझे 15 साल लगे क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मुझे वैसे सर्कल लोग नहीं थे गाइड करने वाले। जैसे कि एक क्या होता है ना, हमारे सीनियर्स थिएटर के में, जैसे इसको थिएटर करना है तो वो सीनियर नहीं है, बताने वाला भी कोई नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम, एक गैप बन जाता है। आप किससे पूछिएगा? थिएटर बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो नहीं होता है। फिर आप किसी से उनसे पूछते हैं जिनको खुद पता नहीं होता है, तो वो दिक्कतें आती हैं। तो अभी कहेंगे कि अभी डेवलपमेंट बहुत हुआ है, अभी नेट का जमाना है, इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च कीजिए एक्टिंग के बारे में, बुक्स निकल के आ जाएंगी। हमारे समय में बुक्स, उस समय में मतलब जब थे तो आइडिया नहीं था, तो बुक्स भी नहीं ये कर पाते, तो महंगे बुक्स थे। अभी तो सब वेबसाइट पे इतना आ गया, चैट जीपीटी कीजिए या किसी के बारे में जानकारी चाहिए कीजिए, आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो अभी बहुत चेंजेस हो गया। बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पे देखिए, वीडियोस देखिए, इंटरव्यूज देखिए, पोएम पढ़िए, ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है अपने आप को डेवलप करके वहां तक पहुंचाने का। तो बहुत चेंजेस हुआ है। सरकार भी अभी, जैसे मुझे स्कॉलरशिप के लिए मुझे लग गया 2 साल, उसके पहले मैंने 1 साल तैयारी किया, तब मुझे मिला 2 साल। बहुत सारे लोग अभी शुरू में ही लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा इसमें बढ़ेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्कॉलरशिप देती है। मुझे तो 5 साल लगे ना, 2019 में मिला, मतलब मैं 9 साल के बाद मुझे पता चल रहा है। उसमें अभी लोग आते हैं और मिलता है, तो अब फास्ट हो रहा है जमाना और लोगों को मिल रहा है मौके, और सरकार भी सपोर्ट कर रही है। तो
चेंजेस तो अभी चेंजेस हुआ है, हाँ। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता और यही हो सकता है कि अभी सरकार भी चेंज कर रही है, अब लोगों को भी थोड़ा आगे आना होगा। अब सरकार कर रही है, मेन तो ये है कि थिएटर हमने चुना है, एक्टिंग हमको करना है, हमको आगे बढ़ना है, तो वो भूख होनी चाहिए कि हमको ये चाहिए तो हमको ये करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा को कैसे होता है कि अब मम्मी रोने लगता है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए या ये खिलौना चाहिए, जब तक उसको मिलता नहीं है तब तक वो लगा रहता है। वैसे ही होना चाहिए भूख, वो भूख होगी तो पालेंगे। जैसे आपने सर पंकज सर का एग्जांपल दिया, पंकज सर कब के वो फिल्म किए रन, और उसके बाद उनको पहचान मिली, उसके बाद गैंगवा से पूरा, उसके बाद लगातार तो बहुत अब लगे रहना पड़ेगा। इरफान साहब की फिल्म आप देखिए, सलाम बॉम्बे, उसके बाद देखिए उनकी फिल्म, क्या फिल्म, सही बात। हम नहीं कह रहे कि उतने बड़े हैं, परंतु हम सीखते हैं कि वो लोग जब इतने साल स्ट्रगल कर सकते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। और वैसे भी उनके जमाने में वो चीज नहीं था, हमारे जमाने में ये मिल रहा है। हमारे जो आने वाला जनरेशन है उनको और आसानी से मिल जाएगा। परंतु आप काम करते रहिएगा तो आपको हमेशा याद हाँ, बेसिक्स तो वही रहेंगे, हमेशा वही रहेंगे। जो अगर आपके अंदर आप चीजों को पढ़ सकते हैं इजीली, जैसा कि ये बता रहे हैं, इजीली अवेलेबल है साइट्स पे, यूट्यूब्स पे, सारे ChatGPT और AI आ गया। लेकिन एक्टिंग जो है, वो एक्टिंग या इस तरह का कोई भी टैलेंट वो अंदर रहता है, ये आप मान के चलिए। आप इनमें निखार ला सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बुक पढ़ के नहीं हो सकता। ये है, किसी के अंदर वो आ जाती है वो चीजें। तो इससे पहले कि हम लोग आपसे विदा लें, वो जो बसंती वाला गाना है वो कैसे था भाई? अच्छा, गाना कैसा था? कैसे वो जो डायलॉग, वो गन लटकाया हुआ था ना, गब्बर। हाँ, गब्बर वाला कैरेक्टर था। हाँ, क्या होता है वो, उसमें क्या हो रहा था, सीन क्या, प्लॉट क्या था कि अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहा है, क्या था वो पूरा सीन? ऐसा है ना कि एक कोचिंग है जो अंग्रेजी में बहुत पढ़ाता है। नहीं, होता ही है ना कि सुपर 30 में एक बच्चा रहता है, उसका फुग्गा, वो भाग जाता है, तो फिर मुझे बुलाया जाता है। और होता ही है कि एग्जाम होता है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं सारे बच्चे, सब बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अब आनंद कुमार का कहता है क्यों फेल हो गए, तो बोले कि इंग्लिश में कमजोर है, और वो उनको देख करके हम डर गए। तो टीचर का ये होता है कि कल होली होती है, तो होली में इंग्लिश में नाटक करना है, तो वो चैलेंज, और उसमें हमको बुलाया जाता है उस फिल्म में कि अज्जू को ही बुलाओ जो 31वां स्टूडेंट है। तो हम आते हैं, और वो उसमें क्योंकि डायलॉग्स ऑन स्पॉट ही मिलते थे, तो याद कर, ऐसा लगना चाहिए कि आपको डायलॉग्स याद नहीं है, आपको इंग्लिश ही नहीं आती है वैसे। और उस समय हमको मिलते थे, मैं उल्टा पुल्टा बोल देता था, कैसे क्या। तो वो एक्सपीरियंस मजा आया कि आपको जो चीज आपको याद है पर आपको भूल के वो परफॉर्मेंस करना है, कि आपको वो चीज नहीं पता। ये बहुत बड़ी बात है। जिससे हमें पता होता है कि एक्टिंग में, मतलब हमको बता दिया जाता है डायलॉग्स याद करके आपको ये डायलॉग्स बोलने हैं, परंतु जब कैमरा लग जाता है ना, तो वही भूलना होता है। तो इतनी सारी बातें कर रहे हैं हम मनीष से, और अभी जो मुझे जानकारी मिली, 1-2 दिन मैं इनके बारे में जानता रहा, उसमें जानकारी ये भी मिली कि इनका एक्टिंग चल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बच्चे को सिखा भी रहे थे, तभी इनको लगा कि इन्हें भी आना चाहिए, ताकि ऑब्वियसली जो गुरु है उनके पास भी तो काम होना चाहिए, और दमदार काम है इनके पास अब तो। लेकिन अभी भी वो सिखाने की जो इनकी भूख है और सीखने की भूख है वो जारी है, और इसीलिए एज अ फैकल्टी किलकारी बाल भवन में अभी भी ये सेवाएं देते हैं। लेकिन ये जो सफ़र है इनका, ये जो व्यापक 15 वर्षों का सफ़र है, इसमें किसी की तो भूमिका रही होगी मनीष, मुख्य तौर पे किसको मानते हैं आप? बिल्कुल सर, अभी जैसे आपने बताया कि मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं सीख रहा हूँ एक्टिंग, वो बच्चों को सिखा रहा हूँ लगातार। मैं 2013 से ही सिखा भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। तो ये मैं पटना से गया जा करके रेगुलर जाता हूँ, वहाँ 100 किलोमीटर सिखाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो ये मेरी जर्नी है। मैंने देखा आलोक भैया, कटियार के आलोक भैया हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एक समय में मुझे लगा कि अब थिएटर कर रहा हूँ, क्या नहीं, आगे क्या हुआ क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बात किया, उनको मैंने देखा, उनका काम करने का तरीका मुझे पसंद आया। ऐसे बहुत सारे गुरु मिले, स्टार्टिंग में थे रवि सर हैं, फिर आलोक भैया का मुझे काम अच्छा लगा कि वो पहले थिएटर करते थे, फिर कैसे जॉब में आए, फिर वो कैसे वो कल्चरल कुछ चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनका काम करने का तरीका, वो क्रिएटिव है। मैंने कल ही एक परफॉर्मेंस देख रहा था रेल मेला में, कि वो ना परफॉर्मेंस में हो रहा है, उसके बाद वो आते हैं स्टेज के नीचे बैठते हैं और सामने देखते हैं कि ऑडियंस बोर फील कर रही है, तो वो जाते हैं, सिंगर को बुलाते हैं, ऑडियंस के बीच में वो करवाते हैं। फिर वो इंटरेक्शन उनका देखना, फिर
वो हर लोगों के बारे में सोचते हैं, ये उनका काम देख के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अगर कुछ और ऑप्शन मिले तो इस तरह की भी चीजें करना है। उनसे काफी इंस्पायर हुआ हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच मनीष, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपसे फिर से मुलाकात हो, आप और चरम पर पहुंचे, बिहार का नाम ऐसे ही रोशन करिए। थैंक्स सो मच।